अस्सलामुअलैकुम। नाउ आफ्टर होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर हम यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है और रीनल सिस्टम भी कहा जाता है। रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज़ होता है। अब ये कौन सा सिस्टम है? इट इज़ अ सिस्टम दैट रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन करता है एंड प्योरीफाइज ब्लड, और ब्लड को प्योरीफाई करेगा। ब्लड में जितने भी वेस्ट होंगे वो किडनीज़ में आ जाएंगे और साफ ब्लड जो है वो फिर वापस बॉडी में ट्रेवल करेगा। अब कोई भी सिस्टम हो तो हर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनसे वो मिलके बना होता है। तो यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं: नंबर 1 पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये पेयर ऑफ किडनी है, राइट एंड लेफ्ट किडनीज। इन दोनों किडनी से एक ट्यूब अराइज हो रही है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर के बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ब्लैडर कहा जाता है। ब्लैडर के बाद एक और ट्यूब है विच इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। इस सिस्टम में जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है वो किडनीज करती हैं। तो हम सबसे पहले किडनीज का स्ट्रक्चर देखते हैं। किडनीज की शेप की बात की जाए तो ये बीन शेप्ड है, कलर इनका रेड है, साइज 10 to 12 सेंटीमीटर, वेट 132 to 150 ग्राम्स। लोकेशन कहाँ है? इट लाइज इन एब्डोमिनल कैविटी, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। ईच किडनी इज इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। दोनों किडनीज के बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसने इनको कवर किया हुआ है, इस मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव ईच किडनी। ये दोनों किडनीज हैं, इन दोनों किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद है जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है। इस ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड की डिटेल हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे MCQs के लिए, किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड मौजूद है वो एड्रिनल ग्लैंड है। उसके बाद रीनल आर्टरी और रीनल वेन है। तो वो आर्टरी जो ब्लड की जो किडनीज की तरफ ब्लड लेकर आ रही है उसको रीनल आर्टरी कहा जाता है, और वो वेसल जो कि किडनी से ब्लड वापस लेकर जा रही है उसको रीनल वेन कहा जाएगा। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड किडनीज में आ रहा है और रीनल वेन के थ्रू ब्लड किडनी से बाहर जा रहा है। ये तो हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर ली। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। हम अगर किडनी को वर्टिकली कट करें तो इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन नज़र आएगा। तो ये कट करने के बाद जब हमने किडनी को ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि किडनी के 2 रीजन हैं। एक आउटर रीजन है जो कि डार्क है, एक इनर रीजन है जो कि लाइट है। जो आउटर डार्क रीजन है इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, और जो इनर लाइट कलर का नज़र आ रहा है आपको, इसको मेडुला कहा जाता है। अब मेडुला में कुछ कॉन शेप या ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो है 7 to 8 ये कॉन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहा जाता है पिरामिड्स। पिरामिड्स के बाद ये फनल लाइक एक एरिया है जहाँ पे यूरिन ड्रॉप वाइज इंटर होता है पिरामिड से इस फनल लाइक एरिया में, जिसको पेल्विस कहा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्स पिरामिड्स हैं। उसके बाद आगे फनल लाइक एक एरिया है, उसको पेल्विस कहा जाएगा, जहाँ यूरिन ड्रॉप वाइज इंटर हो रहा है पिरामिड से। पेल्विस के बाद जब ये पेल्विस किडनी से बाहर निकलती है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी यूरेटर में। तो पेल्विस के बाद यूरिन इंटर होता है यूरेटर में, यूरेटर के बाद फिर ये ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर के बाद फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, कॉर्टेक्स इट इज़ आउटर डार्क रीजन, मेडुला इट इज़ इनर लाइट रीजन, ये भी बता चुकी हूँ मैं। कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर इन मेडुला आर कॉल्ड पिरामिड्स। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया कि मेडुला में कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? पिरामिड्स हैं। फनल शेप्ड पेल्विस इज प्रेजेंट इनटू विच यूरिन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम पिरामिड्स। ये फनल लाइक एरिया है जिसमें यूरिन ड्रॉप वाइज इंटर होता है पिरामिड से। पॉइंट एट विच रीनल आर्टरी रीनल वेन एंड यूरेटर लीव द किडनी इज कॉल्ड हाइलस। अब ये जो पॉइंट है आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें रीनल आर्टरी इंटर हो रही है, रीनल वेन जो है यहाँ से बाहर जा रही है, और यहाँ से एक और ट्यूब यूरेटर अराइज हो रहा है। तो ये सब एक ही पॉइंट पे हो रहा है। तो वो साइड जहाँ पे ये तीनों जो हैं एंटर हो रहे हैं और लीव कर रहे हैं किडनी को, इसको हाइलस कहा जाता है। अब अगर हम किडनीज़ की बात करें तो किडनीज़ का जो मेन फंक्शन है वो एक और स्ट्रक्चर में हो रहा है। किडनी उन्हीं स्ट्रक्चर से मिलके बनी हुई है
जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लंग्स में मिलियंस ऑफ अल्वुलाई मौजूद हैं जो कि मेन काम कर रहे हैं गैसेस एक्सचेंज का, और वो माइक्रोस्कोपिक थे। इसी तरह से किडनीज में एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये भी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये टिब्यूल्स हैं, इनको हम सेल्स नहीं कहेंगे, ये मल्टी सेलुलर हैं। ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर टिब्यूल्स बनी हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक हैं, और हर किडनी में इनका नंबर तकरीबन 1 मिलियन है। इनको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है, क्योंकि किडनी का सारा स्ट्रक्चर इन्हीं मिलियंस नेफ्रॉन से मिलके बना है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि किडनी का जो मेन काम है यूरिन फॉर्मेशन का, वो इन्हीं नेफ्रॉन्स में कंप्लीट होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो हमें इसकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन भी, इसमें यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो नेफ्रॉन्स क्या हैं? दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो इसके 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, सॉरी। सबसे पहला है मालफिजियन बॉडी, फिर है एक टिब्यूल जिसको प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल कहा जाएगा, फिर आता है लूप ऑफ हेनले, फिर आता है डिस्टल कन्वुलेटेड टिब्यूल, और फिर आता है कलेक्टिंग डक्ट। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में हम अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है बॉमेंस कैप्सूल। ये बॉमेंस साइंटिस्ट के बाद नाम दिया गया है जिसने इसको डिस्कवर किया था। तो नेफ्रॉन में सबसे पहले हम कहते हैं कि जो कप लाइक या चांद की तरह का स्ट्रक्चर है, इसको बॉमेंस कैप्सूल कहा जाता है। तो इस कैप्सूल के अंदर या इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है, कैपिलरीज का गुच्छा मौजूद है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाएगा। अब ये जो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, इन दोनों को मिला के मालफिजियन बॉडी कहा जाता है। आपने यहाँ पहला पॉइंट पढ़ा है कि मालफिजियन बॉडी, तो मालफिजियन बॉडी 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक बोमेंस कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस इन कैपिलरीज को कहा है हमने, और बोमेंस कैप्सूलस कप लाइक एरिया को कहा है। अब ये जो बोमेंस कैप्सूल है, इससे आगे एक टिब्यूल निकल रही है, टिब्यूल जा रही है। इस टिब्यूल को कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मीन्स जो कि पहले आ रही है, कन्वुलेटेड मीन्स कॉइल्ड। इस तरह की कॉइल्ड टिब्यूल है जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। टिब्यूल मीन्स ट्यूब। तो बोमेंस कैप्सूल ओपन हुआ है एक कॉइल्ड टिब्यूल में जिसको प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल कहा गया है। अब ये प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल ओपन हो रही है एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर में जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें तो एक पार्ट नीचे को आ रहा है, फिर दूसरा ऊपर जा रहा है। तो जो पार्ट नीचे को आ रहा है, डाउन जा रहा है, इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर को जा रहा है, इसको कहा जाता है असेंडिंग लिम्ब। तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल ओपन हुआ लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले का वो पार्ट जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाएगा, डी फॉर डाउन एंड डी फॉर डिसेंडिंग। और जो ऊपर को जा रहा है उसको असेंडिंग लिम्ब कहा जाएगा। अभी जो लूप ऑफ हेनले है, ये ओपन हो रहा है दोबारा एक कॉइल टिब्यूल में। इस कॉइल टिब्यूल को कहा जाएगा डिस्टल कन्वुलेटेड टिब्यूल। डिस्टल जो बाद में आ रही है, कन्वुलेटेड जो कॉइल्ड है, टिब्यूल मीन ट्यूब। अब हम प्रॉक्सिमल पहले आ रही थी, मतलब बोमेंस कैप्सूल के जो करीब है। डिस्टल जो बोमेंस कैप्सूल के दूर है, बाद में आ रही है। अभी डिस्टल कॉइल टिब्यूल जो है ये ओपन हो रही है एक और डक्ट में, एक और टिब्यूल में जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद फिर यूरिन इंटर होता है पेल्विस में, पेल्विस के बाद फिर यूरेटर में इंटर होगा। तो मालफिजियन बॉडी इट लाइज इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। ये किडनी के कौन से रीजन में है? कॉर्टेक्स रीजन में है। इट इज़ कम्पोज ऑफ कप लाइक बोमेंस कैप्सूल। ये हमने पढ़ा है कि उसका पहला स्ट्रक्चर क्या था? कप लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हमने बोमेंस कैप्सूल का नाम दिया। उस बोमेंस कैप्सूल के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद हैं जिनको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा कि वो बोमेंस कैप्सूल ओपन हो रहा है एक टिब्यूल में, और इस टिब्यूल को क्या नाम दिया गया है? प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल का। फिर प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल ओपन हुई है यू शेप्ड स्ट्रक्चर में जिसको कहा गया है लूप ऑफ हेनले।
लूप ऑफ हेनली के दो पार्ट्स हैं, जो नीचे को जा रहा है उसको डिसेंडिंग कहेंगे और जो ऊपर को जा रहा है उसको असेंडिंग लिम्ब कहेंगे। फिर लूप ऑफ हेनली ओपन हो रहा है एक और कॉइल टिब्यूल में, जिसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहा गया है। और फाइनली डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल ओपन हुआ है इनटू कलेक्टिंग टिब्यूल्स, जो कि पेल्विस में ओपन हो रही है। इसके बाद हैं ब्लड वेसल्स। अब आर्टरीज जो है, नेफ्रॉन जो रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आ रही थी तो किडनी में एंटर हो गई, तो नेफ्रॉन्स तक पहुंचते ही वो छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो गई। तो वो आर्ट्रियोल जो कि ब्लड नेफ्रॉन की तरफ लेकर आ रही है, इसको कहा जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल। देखिए ए से ये शुरू होती है, जो नेफ्रॉन की तरफ ब्लड आर्ट्रियोल लेके आ रही है इसको एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाएगा। लेकर आने के बाद फिर ये ब्लड नेफ्रॉन से दूर जा रहा है एक और आर्ट्रियोल के थ्रू, जिसको कहा जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल, और इफरेंट ई से स्टार्ट हो रहा है। तो ए से जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो ब्लड लेके आ रही है, ई फॉर इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर जा रही है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, ये नेफ्रॉन से दूर लेकर जा रही है। अभी जो इफरेंट आर्ट्रियोल है आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने इस टिब्यूल को भी सराउंड किया हुआ है, इस टिब्यूल को भी सराउंड किया हुआ है, और लूप ऑफ हेनली को भी सराउंड किया हुआ है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल का वो पार्ट जिसने प्रॉक्सिमल टिब्यूल और डिस्टल टिब्यूल को सराउंड किया हुआ है, उनको पेरिटिबुलर कैपिलरीज कहा जाता है। फिर वो पार्ट जिसने लूप ऑफ हेनली को सराउंड किया हुआ है उसको वेजा रेक्टा कहा जाता है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आई, इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके जा रही है। फिर इफरेंट आर्ट्रियोल दो कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है, एक ने प्रॉक्सिमल को सराउंड किया हुआ है, एक ने डिस्टल को सराउंड किया हुआ है, और इनको कहा गया है पेरिटिबुलर कैपिलरीज। इसके बाद इफरेंट आर्ट्रियोल का एक और नेटवर्क है जो कि लूप ऑफ हेनली के पैरेलल रन कर रहा है, इसको नाम दिया जाएगा वेजा रेक्टा का। तो ब्लड इज सप्लाइड टू द ग्लोमेरुलस बाय एफरेंट आर्ट्रियोल। ब्लड कौन लेके आई हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल लेके आ रही हैं, और कहाँ लेकर आ रही हैं? बोमेंस कैप्सूल के आगे जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस, वहाँ लेके आ रही हैं। फ्रॉम ग्लोमेरुलस ब्लड इज कैरिड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल इनटू टू कैपिलरी नेटवर्क्स। फिर ग्लोमेरुलस से ब्लड दूर जा रहा है बाय एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये आर्ट्रियोल डिवाइड हो रही है इनटू टू कैपिलरी नेटवर्क्स। पहली है पेरिटिबुलर कैपिलरीज, जिन्होंने किसको सराउंड किया है? प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल्स को सराउंड किया है। दूसरी है वेजा रेक्टा, जो कि किसके पैरेलल रन कर रही है? तो लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनली। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बाद हम आगे देखेंगे रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन का है, लेकिन इसके अलावा किडनी क्या फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन में इसका रोल है, कैल्शियम लेवल बॉडी में कंट्रोल करने में इसका रोल है, ये वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट कर रही है बॉडी में, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रही है। तो हम इसका मेन फंक्शन देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन का। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होती है, इट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, टिब्यूलर सिक्रीशन एंड काउंटर करंट एक्सचेंज। सबसे पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। ब्लड से जो चीज़ें हैं वो फिल्टर होकर नेफ्रॉन के अंदर इंटर होंगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे, आप अभी पढ़ के आए हैं कि एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड जो है नेफ्रॉन की तरफ लेके आ रही है। नेफ्रॉन के किस पार्ट में? ये बीच में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के पार्ट में, जिनको ग्लोमेरुलस कहा गया है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर आ गई, ब्लड आया एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा? ब्लड में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वो सारे इस ग्लोमेरुलस की वॉल को क्रॉस करके बोमेंस कैप्सूल में इंटर हो जाएंगे। इसको कहेंगे फिल्ट्रेशन, क्योंकि ब्लड से चीज़ें शामिल हो रही हैं बोमेंस कैप्सूल के अंदर। लेकिन ये कैसी फिल्ट्रेशन है? ये नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन है, मतलब इसमें सिर्फ वेस्ट पार्टिकल्स नहीं आ रहे बल्कि हर चीज़ें आ रही हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता कि वेस्ट है तो ये इसको अंदर आने दो, और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस है इसको ब्लड में ही रहने दो, ऐसा नहीं होता। इसमें सारी चीज़ें जो क्रॉस कर सकती हैं ग्लोमेरुलस वॉल्स को,
वो सारी बोमेंस में इंटर हो जाती हैं। तो एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड लेकर आएंगे ग्लोमेरुलस में और फिर ब्लड से चीज़ें शामिल होगी बोमेंस में। अब इसके लिए ऐसा क्यों हो रहा है, इसके दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है that capillary walls of glomerulus and walls of Bowman's capsule are sieve-like, which allows all the molecule। अब ये जो ग्लोमेरुलस या कैपिलरीज हैं, इनकी दीवार जो है, और Bowman's कैप्सूल की वॉल, ये कैसी है, sieve like है, मतलब छन्नी की तरह है, जिसकी वजह से जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो आराम से क्रॉस करके Bowman's कैप्सूल में एंटर हो सकते हैं। एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स टू पास थ्रू देम, लेकिन बड़े पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। और ब्लड में बड़े पार्टिकल्स कौन से हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये बड़े पार्टिकल हैं, ये सिव लाइक एरिया को क्रॉस नहीं कर सकते, ये ब्लड में ही रहते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल है, इनको ब्लड में रहना चाहिए। तो इन प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें ग्लोमेरुलस वॉल क्रॉस करके Bowman's कैप्सूल में इंटर हो जाएंगी। और क्यों इंटर हो रही हैं, क्योंकि कैपिलरीज की वॉल और Bowman's कैप्सूल की वॉल सीव लाइक है, छन्नी की तरह है। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है, आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर बड़ा है और इफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर छोटा है। तो ब्लड बहुत प्रेशर से यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो डायमीटर ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्लड आ रहा होगा। तो ये जो ग्लोमेरुलस है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा, जिसके वजह से जाने वाला ब्लड है वो बहुत स्लो जा रहा है, क्योंकि इफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर कम है। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है कि वो जल्दी से इस वॉल को क्रॉस करके Bowman's में शामिल हो जाए। तो क्या है, ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस इज़ हाई, ये बीच में ग्लोमेरुलस है, इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है बिकॉज डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल इज़ लेस देन एफरेंट आर्टेरियोल, क्योंकि इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर एफरेंट आर्टेरियोल से स्मॉल है। Thus, hydrostatic pressure forces small molecules of blood from glomerulus into Bowman's capsule। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ जनरेट कर रहा है, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स कर रहा है कि वो ये वॉल क्रॉस कर और Bowman's में शामिल हो जाए। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई, सारे जो पार्टिकल्स थे उन्होंने ब्लड क्रॉस करके Bowman's कैप्सूल में आ गए। अब Bowman's कैप्सूल में एंटर होने के बाद उन सब पार्टिकल्स को, जिसमें सॉल्ट्स भी हैं, वाटर भी है और सारी हमारी काम की चीज़ें हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इन सब का नाम दिया जाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट का नाम देंगे। सेकंड है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एक सेलेक्टिव चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करके वापस बॉडी में भेजा जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि अभी पीछे जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई थी तो नॉन सेलेक्टिव थी, उसमें सारी काम की चीज़ें भी उस फिल्ट्रेट में शामिल हो गई थी, Bowman's कैप्सूल में आ गई थी। अब वो तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो उनको हमें रीएब्जॉर्ब करना है। तो रीएब्जॉर्प्शन का काम होगा आगे की टिब्यूल्स में। ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब फ्रॉम टिब्यूलर सिस्टम। वो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, वो जो फिल्ट्रेट क्रॉस करके आ गया है ग्लोमेरुलस को, अब उसमें से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की फ्रॉम टिब्यूलर सिस्टम। जो हमारा टिब्यूलर सिस्टम है, जो हमारी 3 आगे की टिब्यूल्स हैं, सबसे पहले क्या होगा, अब फिल्ट्रेट जो Bowman में एंटर हो गया है, अब वो पहली टिब्यूल में एंटर होगा, जिसको प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल कहा जाता है। सबसे पहले रीएब्जॉर्प्शन इस टिब्यूल में हो रही है। किसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स 100% यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और उनको बॉडी में शामिल किया जाएगा। कैसे होंगे, अब फिल्ट्रेट जो है समझे इधर आया है, अब यहाँ रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगी, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को इस प्रोक्सिमल टिब्यूल के बाहर लेके जाया जाएगा इस खाली स्पेस में। उसके बाद हम अभी पढ़ के आए थे कि यहाँ पे पेरिटिबुलर कैपिलरीज भी मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें पेरिटिबुलर कैपिलरीज में शामिल की जाएंगी और वो कैपिलरीज पर हमारी बॉडी में लेकर जाएंगी। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड के रीएब्जॉर्प्शन के अलावा यहाँ पर वाटर
और कुछ सॉल्ट्स भी रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो 60% वाटर और सॉल्ट की रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल टिब्यूल में हो जाती है। तो क्या है इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स वाटर सॉल्ट्स टेक प्लेस। तो प्रॉक्सिमल टिब्यूल में ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स वाटर सॉल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन हुई। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब। वो जो फिल्ट्रेट आया है उसमें से ज़्यादा क्वांटिटी रीअब्सॉर्ब कर ली जाती है इस पहले ही टिब्यूल में एंड रिटर्न टू सर्कुलेशन और इसको वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। उसके बाद फिल्ट्रेट इंटर हो रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में। ठीक है, अभी ट्रैवल करता हुआ यहाँ से जाएगा। तो अब जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब में ट्रैवल करेगा तो एक बात आपने याद रखनी है, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसकी वॉल्स जो है दे आर परमेबल टू वाटर एंड इम्परमेबल टू सोल्यूट्स। परमेबल टू वाटर है और इम्परमेबल टू सॉल्यूट्स है, मतलब इसमें से वाटर क्रॉस कर सकता है लेकिन सॉल्ट्स क्रॉस नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट यहाँ मूव कर रहा होता है तो इसमें से वाटर बाहर निकलता जाएगा। आपको पता है कि जब वाटर लॉस होता जाएगा तो पीछे क्या चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कहेंगे वो फिल्ट्रेट क्या हो गया है, वो फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो गया है जिसमें सोल्यूट्स ज़्यादा हैं और वाटर कम है, क्योंकि वाटर इस ट्यूब्यूल में आते आते लॉस होता गया है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर एंड इम्परमेबल टू सोल्यूट्स। ठीक है, सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस। तो वाटर यहाँ जब बाहर जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो गया, इसको वापस बॉडी में शामिल कर दिया जाएगा। अब फिल्ट्रेट इंटर हुआ है असेंडिंग लिम्ब में। तो असेंडिंग लिम्ब की अगर हम बात करें तो ये होगा इम्परमेबल टू वाटर, मतलब वाटर क्रॉस नहीं कर सकता, बट परमेबल टू सॉल्यूट्स, लेकिन सॉल्यूट्स के लिए परमेबल है, वो क्रॉस कर सकते हैं। जैसे जैसे फिल्ट्रेट मूव करेगा सॉल्ट क्या होगा, इसको सॉल्ट को एनर्जी लगा के बॉडी से बाहर भेजा जाएगा, एक्टिवली बाहर इस असेंडिंग लिम्ब से बाहर भेजा जाएगा बाय यूजिंग एनर्जी। ठीक है, तो पहले सोडियम आयंस बाहर निकलेंगे, उनके पीछे फिर क्लोराइड आयंस भी बाहर निकलेंगे। फिर जब ये ऊपर यहाँ तक पहुँचेगा तो इसमें से सॉल्ट निकल चुका होगा। अब ये फिल्ट्रेट वापस टर्न हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। अब इसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। जब ये फिल्ट्रेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे पहुँचेगा तो यहाँ पे कुछ और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और इसके अलावा यहाँ पे कुछ हार्मोन्स भी एक्ट करते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ ज़रूरत की रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद ये वाटर इंटर हो जाता है, फिल्ट्रेट इंटर हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो ascending limb is impermeable to water, so reabsorption of sodium and chloride plays reactive transport। तो ascending limb में किसकी reabsorption हो रही है, सॉल्ट की reabsorption हो रही है। वाटर यहाँ पे reabsorb नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वॉल्स जो हैं वो impermeable है टू वाटर। अब डिस्टल ट्यूब्यूल में जब फिल्ट्रेट पहुँचा है तो वो हाइपोटोनिक हो चुका है क्योंकि उसमें से सॉल्ट जो है निकलता गया है। सो कंसनट्रेशन ऑफ वेरियस सॉल्ट्स इज एडजस्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे जो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं वाटर हैं इनकी कंसनट्रेशन को मेंटेन किया जाता है बाय सम हॉर्मोन्स। इन कलेक्टिंग डक्ट वाटर इज रीअब्सॉर्ब इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब जो फिल्ट्रेट इस कलेक्टिंग डक्ट में इंटर हो चुका है तो इधर वाटर अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड रीअब्सॉर्ब होता है और फिर यहाँ से पास आउट हो जाता है। नीड है वाटर की, बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे एक हार्मोन आएगा जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो आकर एक्ट करेगा, निकल जाएगा और फिर बॉडी में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बॉडी को नीड नहीं है वाटर की, तो ये हार्मोन नहीं आएगा और वो वाटर कलेक्टिंग डक्ट पास करके इंटर होगा पेल्विस में, पेल्विस से फिर यूरेटर में इंटर हो जाएगा। तो ये है, इस तरह सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास थर्ड फंक्शन है ट्यूबुलर सिक्रीशन का। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, अब आप ये समझें कि जब ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में आ रहा था एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू पे और वापस जा रहा था एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, तो हुआ क्या कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो
बोमेंस कैप्सूल में आने के बजाय बच के वहाँ से निकल गए और इफ्रंट आर्टरियोल के थ्रू आगे चले गए। हालांकि वो वेस्ट थे, उनको यहाँ बोमेंस कैप्सूल होना चाहिए, लेकिन वो बच के निकल चुके हैं, ये एस्केप हो चुके हैं। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन ने फंक्शन किया है कि उनको पकड़ पकड़ कर लाना है नेफ्रॉन में और बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। देखिए, अब ये समझें कि यहाँ से ब्लड जो है एफरेंट आर्टरियोल लेकर आ रही है और सब्सटेंसेस जो हैं बोमेंस कैप्सूल में शामिल होने के बजाय इफरेंट आर्टरियोल में पहुँच गए। आपको पता है कि इफरेंट आर्टरियोल ने का एक पार्ट जो है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल को सराउंड किया है, एक ने डिस्टल ट्यूब्यूल को सराउंड किया हुआ है और एक पार्ट रन कर रहा है लूप ऑफ हेनले के पैरेलल। तो पेस्ट ने वो पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जो कि एस्केप आउट हो गए थे, जो कि बोमेंस में आने से पहले ही वापस चले गए, अब उनको पेरिटिबुलर कैपिलरीज, यहाँ पे पेरिटिबुलर कैपिलरीज मौजूद थी, उनसे लाया जाएगा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में। जैसे रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी ना कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से चीज़ें निकल के पेरिटिबुलर में एंटर हो रही थी, तो अब पेरिटिबुलर से निकल कर ये चीज़ें कहाँ प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में आएगी। इसी तरह से लूप ऑफ हेनले में भी कुछ सेलेक्टिव सिक्रीशन होगी। At the distal tubule, poisonous and nitrogenous substances are secreted from body into filtrate. प्रोक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड से उस फिल्ट्रेट में शामिल हो रहे हैं। टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, हाइड्रोजन एंड अमोनियम आयंस आर सीक्रेटेड इनटू डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ ट्यूबुलर सिक्रेशन में एक और काम होता है कि डिस्टल ट्यूब्यूल है, इसमें हाइड्रोजन, पोटेशियम आयंस और अमोनियम आयंस को भी सीक्रेट किया जाता है, ट्यूब्यूल में ऐड किया जाता है ताकि एसिड बेस को बैलेंस रखा जा सके। क्योंकि अगर हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा। तो एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट्स कुछ आयंस को यहाँ पे सीक्रेट किया जाता है इनटू डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो है काउंटर करंट एक्सचेंज है। काउंटर करंट एक्सचेंज में क्या होगा? इट इज़ एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर इन द मेडुला। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, आपने ये स्ट्रक्चर देखा है नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का जो ये पोर्शन है कॉर्टेक्स में मौजूद है और ये जो नीचे का पोर्शन है ये मेडुला में मौजूद है। और सोल्यूट की यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होती है, वाटर यहाँ रीएब्जॉर्ब हो रहा था, सोल्यूट यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहे थे, और ये सारा कहाँ हो रहा था? ये मेडुला में हो रहा था, क्योंकि ये सारा मेडुला का पार्ट है। अब काउंटर करंट एक्सचेंज क्या है? यह है एक्सचेंज ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर इन द मेडुला। तो जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब से जो वाटर और सोल्यूट्स मूव हो रहे हैं और उनका एक्सचेंज हो रहा है, इसको काउंटर करंट एक्सचेंज कहा जाता है। काउंटर करंट एक्सचेंज जो है दो तरह के हैं, एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट मल्टीप्लायर में क्या हो रहा है? इट इज़ इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कंसनट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस मेडुला। काउंटर करंट मल्टीप्लायर में मेडुला में आयंस की कंसनट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। मेडुला का जो एनवायरनमेंट है उसको हाइपरटोनिक किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीएब्जॉर्ब किया जा सके। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। ठीक है, आप ये समझें कि सारा रीजन कॉर्टेक्स में है और ये सारा मेडुला में है। यहाँ हमने देखा था, यहाँ तक फिल्ट्रेट आइसोटोनिक था, उसमें वाटर और सॉल्यूट की कंसनट्रेशन बैलेंस्ड है। जब वो नीचे इस ट्यूब्यूल में आ रहा है तो हमने देखा वाटर यहाँ से बाहर जा रहा था। तो वाटर यहाँ से बाहर निकलता गया तो एज अ रिज़ल्ट वो फिल्ट्रेट क्या हो गया? यहाँ पहुँचते ही बाहर जा रहे थे। सॉल्ट बाहर जाने के बाद जब फिल्ट्रेट ऊपर इस जगह पे पहुँचा तो अब वो हाइपोटोनिक हो गया है। यहाँ पे आइसोटोनिक था, यहाँ पर हाइपरटोनिक हुआ और यहाँ पर हाइपोटोनिक हुआ है। When isotonic fluid passes through the descending limb, reabsorption of water turns filtrate gradually hypertonic. जब आइसोटोनिक फ्लूइड उस डिसेंडिंग लिम्ब से पास हो रहा था, यहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब हुआ, वाटर बाहर गया और वो फिल्ट्रेट क्या हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। इन असेंडिंग लिम्ब सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर रीएब्जॉर्ब्ड
सोडियम और क्लोराइड आयंस, मतलब कि सॉल्ट रीएब्जॉर्ब हुआ, अब वो फिल्टर दोबारा हाइपोटोनिक हो गया है। असल में यहाँ पे होता क्या है कि जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें से सॉल्ट्स को बाहर, सोडियम को बाहर भेजा जाता है, सोडियम के पीछे पीछे क्लोराइड भी बाहर आ जाता है। अब इसके बाहर आते ही क्या हो जाता है, ये पूरा मेडुला है, मेडुला में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेडुला में ज़्यादा हो जाती है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, ये जो पानी यहाँ से मूव नीचे डिसेंडिंग लिम्ब में आ रहा है, बाहर सोल्यूट ज़्यादा है और हमें पता है कि वाटर हमेशा सोल्यूट को फॉलो करता है, तो ये यहाँ से बाहर निकलता जाता है सॉल्ट की तरफ, क्योंकि वाटर ऑलवेज मूव टुवर्ड्स सोल्यूट। जब वाटर बाहर जा मेडुला, चूँकि सॉल्ट जो हैं वो मेडुला में बाहर जा रहे हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो इसका इन्वायरमेंट हो रहा है हाइपरटोनिक, मतलब सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से 90% वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है इन ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि वाटर सोल्यूट को देख के उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो ये है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और उसके बाद फिर आगे है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज की हम बात करें तो इट इज़ कम्पोज ऑफ वेजा रेक्टा। हमने ये देखा ना, हमने लूपा फैनली, लूपा फैनली में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक और वेजल रन कर रही है जो इफ्रंट आर्ट्रियोल से निकल रही है, जिसको वेजा रेक्टा कहा जाता है। यहाँ बाहर आया था, ये वेजा रेक्टा क्या करेगी, उस वाटर को रीएब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में लेकर जाएगी। इसके अलावा वेजा रेक्टा का काम है, वो जो मेडुला रीजन है, ये सारा मेडुला का रीजन है, इस रीजन को ऑक्सीजन और नरिशमेंट सप्लाई करनी है। दिस इज़ काउंटर करंट एक्सचेंज।